सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स, और इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, और इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। गेट का मतलब होता है चाल, यानी जो एनिमल्स हैं अलग अलग वो किस तरह से चलते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि वो किस तरह चलते हैं। तो पहला जो एनिमल है वो हमारा है अर्थवॉर्म। एक्टिविटी 5, आपको ऑब्जर्व करना है अर्थवॉर्म को, जो कि सॉइल पे मिट्टी पे मूव कर रहा हो। गार्डन वगैरह के अंदर आपको दिख जाएगा, तो आप उसको देखो कैसे मूव करता है। बहुत आराम से उसको उठा लेना है और उसको प्लेस कर दो ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, ये इंक या आपके जो ऑयल वगैरह है इसको सोखने का काम करता है, और फिल्टर पेपर तो आप पढ़ ही चुके हो, जानते हो। तो ये दोनों जो पेपर होते हैं ना, ये रफ होते हैं, खुरदुरे टाइप के होते हैं। तो अर्थवॉर्म को उठाकर इनमें से किसी पेपर पे आपको रख देना है। ऑब्जर्व करो कि किस तरह से वो मूव करता है। फिगर 8.18 में आपको दिख जाएगा। नीचे आप देखोगे ये जैसे अर्थवॉर्म है, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। अभी इसका अच्छे से समझेंगे किस तरह से मूव करता है। अब आप क्या करो, उसको स्मूथ ग्लास प्लेट, स्मूथ सी हो, चिकनी सी ग्लास प्लेट पे या कोई और स्लिपरी सरफेस हो, उस पर आपको उठा के रख देना है। अब फिर से ऑब्जर्व करो किस तरह से मूव कर रहा है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या जो आपने ग्लास प्लेट पे या कोई और स्लिपरी सरफेस पे रखा तो उसका मूवमेंट अलग था जैसा कि पेपर में आपको देखने को मिला था? तो ये चीज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जब ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर पे हमने उसको रखा था तो जैसा मूवमेंट हो रहा था उससे अलग मूवमेंट हमको ग्लास प्लेट या स्लिपरी सरफेस कोई जहाँ पर भी आपने रखा था उस पर देखने को मिलेगा। अब आपसे ही पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द अबव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली? तो इनमें से आसानी से मूव किस में कर पाया वो? तो आप देखोगे कि ब्लॉटिंग या जो फिल्टर पेपर है उसमें वो आसानी से मूव कर पा रहा है। ग्लास प्लेट या कोई चिकनी सरफेस पे वो आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है। ये चीज़ हम इंसानों के साथ भी होती है, जैसे रोड वगैरह है उस पर आसानी से दौड़ लेंगे। कोई स्मूथ सी सरफेस है यानी चिकनी सरफेस है और उस पर मान लो पानी वगैरह पड़ा है, बहुत स्लिपरी टाइप का है, तो उस पर आप दौड़ोगे तो आप अच्छे से नहीं दौड़ पाओगे, गिर जाओगे। इसी तरह अर्थवॉर्म के साथ भी होता है कि वो चिकनी सरफेस पे, स्लिपरी सरफेस पे आसानी से मूव नहीं कर पाता। अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी होती है। एक रिंग, उसके बाद दूसरी रिंग, इस तरह से एंड टू एंड ज्वाइंट रहता है। यहाँ इस फिगर में देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको रिंग रिंग जैसा दिखेगा, ठीक है। तो एक के बाद एक रिंग ऐसे कनेक्ट रहती हैं। अर्थवॉर्म के पास हड्डी नहीं होती, इनके पास मसल्स होती हैं जो कि मदद करती हैं टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। हड्डी नहीं होती, मसल्स होती हैं। ये मसल्स क्या करती हैं, एक्सटेंड करती हैं, लंबी होती हैं, एंड शॉर्टन यानी छोटी होती हैं। छोटी बड़ी होती हैं। इस छोटे बड़े होने की वजह से इनका मूवमेंट होता है। अब कैसे मूवमेंट होता है इसको समझते हैं। मूवमेंट के टाइम जो अर्थवॉर्म है वो क्या करता है, फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले वो आगे वाला जो हिस्सा है बॉडी का उसको एक्सटेंड करेगा, लंबा करेगा, फैलाएगा। कीपिंग द रियर पोजीशन फिक्स टू द ग्राउंड। जो रियर पोजीशन है, पीछे वाला हिस्सा है, वो फिक्स रहेगा, यानी पीछे वाले हिस्से को फिक्स रखेगा, आगे वाले हिस्से को आगे बढ़ाएगा, यानी अपनी बॉडी को लंबा करेगा। पीछे वाला फिक्स है तो आगे वाला हिस्सा ना बढ़ेगा। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। अब क्या करेगा, वो फ्रंट वाला हिस्सा फिक्स कर लेगा और जो रियर एंड है, पीछे वाला जो हिस्सा है, उसको रिलीज कर देगा, यानी ढीला छोड़ देगा। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। तो अब आगे वाला हिस्सा फिक्स कर लिया, पीछे वाला छोड़ दिया, तो जब बॉडी को छोटा करेगा तो पीछे वाला हिस्सा वो आगे की तरफ आएगा। इस तरह से इसका मूवमेंट चलता रहता है। तो ये चीज़ इसको मदद करती है आगे मूव करने में, छोटी डिस्टेंस, यानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, एक बार में थोड़ा दूर जाएगा। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो अर्थवॉर्म में जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है कि इसकी मसल्स क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है। यानी एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना होता है। फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। और इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो मिट्टी में से या मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के अंदर मूव करता है। इसकी जो बॉडी है वो सिक्रीट करती, निकालती है आ स्लिमी सब्सटेंस। स्लिमी मतलब चिपचिपा सा, चिकना सा एक सब्सटेंस निकालती है, और ये सब्सटेंस इनकी मूवमेंट में मदद करता है। अब आप ये पूछोगे कि ये किस तरीके से अपनी बॉडी के पार्ट को फिक्स करती है ग्राउंड में। जैसे एक बार आगे का हिस्सा फिक्स कर लिया, पीछे वाला मूव कराया, फिर पीछे का हिस्सा फिक्स कर लिया, आगे का मूव कराया, तो ये फिक्स कैसे कर लेती हैं, उसी जगह रोक कैसे लेती हैं उस हिस्से को? तो इनकी बॉडी के अंडर यानी बॉडी के नीचे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। ब्रिसल्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी चीज़ होती है इनके नीचे वाले हिस्से में बॉडी के, प्रोजेक्टिंग आउट, जो कि बाहर निकली होती है, बाल की तरह से ये बाहर निकली होती है। ये जो ब्रिसल्स होती हैं ये मसल से कनेक्टेड रहती हैं। द ब्रिसल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो इन ब्रिसल्स की मदद से उनको ग्राउंड पे एक पकड़ बन जाती है, जहां पर उनको रुकना होता है तो इन्हीं हेयर की मदद से ये जो ब्रिसल्स हैं वो मिट्टी को
या जिस सरफेस पे हैं उसको पकड़ लेती हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर था उस पर ये आसानी से मूव क्यों कर पा रही थी, क्योंकि जब जिस हिस्से को रोकना था वो अच्छे से पकड़ बन पा रही थी और चिकनी सरफेस पे पकड़ नहीं बन पा रही थी। कोई स्लिपरी चीज़ होती है तो फिसलती रहती है ना, तो वहाँ पर वो फिसल जा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए उनका मूवमेंट आसानी से नहीं हो पा रहा था। अब जो अर्थवर्म होता है ना, एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, ये मिट्टी को खाते हुए चलता है, जिस जहाँ से जाता है मिट्टी को खाते हुए चलता है। फिर जो उसकी बॉडी होती है वो थ्रो आउट कर देती है, यानी जो काम की चीज़ है वो तो ले लिया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जो चीज़ हजम नहीं हो पाती, जो काम की नहीं होती, जो मटेरियल, उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। ये जो एक्टिविटी होती है अर्थवर्म की ना, मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल बना देती है। कैसे यूजफुल बना देती है? आपने खेती होते हुए देखा होगा, जब खेती होती किस तरह से होती है, पहले हल चलाया जाता है उस पर, ट्रैक्टर वगैरह से उस पर एक तरह से ऊपर वाली लेयर खोदी जाती है। वो क्यों किया जाता है? ताकि मिट्टी को ढीला कर दिया जाए और उसके अंदर जो सीड है वो आसानी से हम डाल सकें, और जो चीज़ भी हम डालें जैसे पानी वगैरह वो आसानी से पहुंच सके। अगर मिट्टी टाइट रहती है ना, तो एक तो बीज उसके अंदर नहीं जा पाएगी, दूसरी बात अगर पानी डालोगे तो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अर्थवर्म क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हुए अंदर सुरंग बनाते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से एक तो मिट्टी आपकी ढीली हो जाती है, दूसरा अंदर अंदर रास्ता बन जाता है मिट्टी के, तो पानी जब डालोगे ना तो उसी रास्ते से होते हुए पानी अंदर तक मिट्टी के पहुंच जाएगा। तो इस तरह से प्लांट को मदद करते हैं, प्लांट की जड़ों तक वो पानी अच्छे से पहुंच जाता है। तो अर्थवर्म की कहानी आपने समझ ली। अब हम स्नेल की बात कर लेते हैं। उसके लिए एक्टिविटी 6 करेंगे, ऑब्जर्व करना है स्नेल को। ये भी आपको गार्डन या फील्ड में मिल जाएगा, बहुत आसानी से नहीं, लेकिन किस्मत अच्छी रही तो आपको मिल जाएगा। तो क्या कभी आपने एक राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है जो कि इसके पीछे होता है? इस वाले हिस्से की बात कर रहा है, ये जो इसके पीछे लगा हुआ है, इसे हम शेल कहते हैं। शेल का मतलब एक कवर टाइप का होता है, एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल। ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, नहीं कि बाहर वाला कंकाल होता है, क्योंकि बाहर है ना, जैसे हमारा जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो अंदर है बॉडी के, हड्डी दिख रही होती है, हड्डी तो अंदर होती है, लेकिन इसका जो स्केलेटन है, इसका जो कंकाल है वो बाहर की तरफ है, दिख भी रहा है, ऊपर गोल गोल से लगा हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये हड्डी से नहीं बना होता, कंकाल तो होता है लेकिन ये हड्डी से बना नहीं होता। अब ये जो शेल होता है इसका इज़ अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट होता है। जैसे हमारा स्केलेटन होता है, हमारा जो कंकाल है, जो कि अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है, हड्डी ज्वाइन रहती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, पूरा एक ही यूनिट रहता है, कहीं से जोड़ नहीं रहता इसके स्केलेटन में। और जैसे कि हमने अपने स्केलेटन में पढ़ा था कि हमारा जो स्केलेटन है उसमें जॉइंट्स है, उसकी वजह से ही हम मूव कर पाते हैं, अगर कोई जॉइंट ना होता तो मूव नहीं कर पाते। तो इसका जो स्केलेटन है वो मूवमेंट में मदद नहीं करता, इट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। ये मूवमेंट में मदद नहीं करता, बल्कि इसको साथ लेके इसको चलना पड़ता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं ना बैग टांग के, उसी तरीके से पीठ पे अपने टांग के चलता है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि फिर इसका काम क्या है, तो देखो ये इसी के अंदर अपनी बॉडी को डाल लेता है, जैसे कोई खतरा वगैरह आया तो इसके अंदर छुप जाता है। अब स्नेल को आपको रखना है किसी ग्लास प्लेट पे, और उसको देखो जब वो मूव करने लगे तो सावधानी से उसको उठाना, यानी ग्लास प्लेट को ऊपर उठा लो अलॉन्ग विद द स्नेल, यानी स्नेल है ग्लास प्लेट के ऊपर और ग्लास को उठा लो, अपने सर के ऊपर कर लो। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम द बीनीथ, यानी नीचे से देखना है, क्योंकि ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, आप नीचे से देखो, ऊपर से देखो, आर पार दिखेगा, तो नीचे से देखोगे तो आपको समझ में आए किस तरह से वो मूव करता है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड अ हेड ऑफ स्नेल मे कम आउट ऑफ ओपनिंग इन द शेल, तो वह उसी शेल के अंदर छुपा रहता है। जब उसको चलना होता है ना तो अपना सर बाहर निकालता है, तो सर और सर के पीछे का हिस्सा जो एक मोटा सा हिस्सा होता है वो निकलता है। तो ये जो थिक स्ट्रक्चर होता है ना वो उसके पैर होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। ये रहा हमारा स्नेल, इसके पीछे ये देखो इसका शेल है, इसी के अंदर छुपा रहता है। जब उसको निकलना होता है ना तो ये इसका हेड वाला हिस्सा, सर वाला हिस्सा है, ये इधर इसकी आँख है एंटीना टाइप की, तो ये सर और ये पीछे का हिस्सा ये बाहर निकालता है। ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो चिपका हुआ है ज़मीन से, ये इसका फुट होता है, पैर होता है इसका। तो आगे एक हेड वाला हिस्सा होता है और जो थिक स्ट्रक्चर होता है, मोटा से स्ट्रक्चर होता है, वो उसके फुट होते हैं, पैर होते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये बहुत मजबूत मसल से बना होता है। सीधी सी बात है, उसको चलना है, जैसे आपके पैर की मसल्स ज़्यादा मजबूत हैं हाथ वाले से अगर कंपेयर करो तो पैर की ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि आपको उससे चलना है, दौड़ना है। इसी तरह से इनके भी जो पैर की मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, बहुत सावधानी से तिरछा करो ग्लास प्लेट को। द वेवी मोशन ऑफ द फूट कैन बी सीन, तो वेव टाइप का मोशन आपको दिखेगा, लहरा लहरा के आपको उसका मोशन दिखेगा। तो इस तरह से ये चलते हैं। अब जो मूवमेंट होता है स्नेल में वो स्लो होता है या फास्ट होता है अगर कंपेयर करें अर्थवॉर्म से? तो स्नेल का मूवमेंट स्लो होता है, यानी अर्थवॉर्म से धीरे चलता है स्नेल। अब कॉकरोच की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 7 आपको ऑब्जर्व करना है कॉकरोच को, फिगर 8.20 में देख सकते हो।
ये जो कॉकरोच होते हैं ये वॉक करते हैं, चलते हैं, क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो चलते हैं, चढ़ते हैं, उड़ते हैं, तीनों काम कर लेते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़े होते हैं पैर के, यानी एक साइड 3 लेग, दूसरे साइड 3 लेग, टोटल 6 होते हैं, 3 पेयर्स। ये जो लेग्स हैं उसको चलने में मदद करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना वो कवर होती है विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, बाहर एक कंकाल टाइप का होता है, उससे कवर रहती है। ये जो आउटर स्केलेटन है ना इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स इट्स मूवमेंट। तो इनकी बॉडी किससे कवर रहती है? एक हार्ड आउटर स्केलेटन से, बाहरी कंकाल से कवर रहती है। ये जो आउटर स्केलेटन होता है वो कैसे बना होता है? नंबर ऑफ प्लेट से मिलकर बना होता है जो कि एक साथ जुड़ी होती हैं। तो ये कॉकरोच की इमेज है, तो ये देख सकते हो इसमें ये प्लेट टाइप का लगा है, 1 2 3 इस तरह से ये लगी होती है। तो यही इसका आउटर स्केलेटन है और ये इसके चलने में भी मदद करते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। तो 2 पेयर होते हैं विंग्स के, यानी टोटल 4 विंग्स होते हैं। 2 पेयर में क्या होते हैं? 2 आते हैं, तो 2 पेयर यानी 4 हो गया। एक साइड 2 पंख, दूसरे साइड 2 पंख। अब कॉकरोच की डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। वो मसल जो कि पैर के पास होती है वो मदद करती है पैर को मूव कराने में ताकि वो चल सके, और एक उनकी बॉडी मसल्स होती हैं जो कि विंग्स को मूव कराती हैं जब कॉकरोच को उड़ना होता है। भाई जैसा काम उसी टाइप की मसल्स है उसकी। तो कॉकरोच की कहानी बस इतनी थी। अब बर्ड्स की बात कर लेते हैं। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं हवा में और चलती भी हैं ग्राउंड में। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसा कि आपको डक हो गया, स्वान हो गया, ये पानी में तैरती भी हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चिड़िया उड़ती कैसे हैं? तो जो बर्ड्स हैं ना वो इसलिए उड़ती हैं बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। उनकी बॉडी इसी तरह से बनी होती है कि उड़ना उनको सूट करता है। जैसे अगर आप चाहो कि हम भी चलो उड़ने लगें, पंख लगा लें, क्या उड़ लेंगे? तो अगर हम पंख लगा लें, विंग्स लगा लें, तो भी ना उड़ पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह है ही नहीं कि हमारे पंख आ गया और हम उड़ने लगे। बर्ड्स की बॉडी इस तरह से बनी होती है। कैसे बनी होती है? इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, एंड लाइट, हल्की होती है। भाई जैसे आप बॉटल लो, खाली बोतल होगी तो हल्की होगी, उसके अंदर पानी भर दो या कोई और चीज़ भर दो, पूरी भरी होगी तो भारी हो जाएगी नहीं। तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉलिड होती हैं, इसलिए वह वज़न ज़्यादा होता है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं बर्ड्स की वो खोखली होती हैं, हल्की होती हैं, हल्की चीज़ उड़ना आसान होती है। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स। हिंड लिम्स क्या होते हैं? देखो लिम्स तो समझ ही रहे होगे, यानी जो हाथ पैर होते हैं ना उसको लिम्स कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 हाथ 2 पैर होते हैं हम लोग पास, यानी टोटल 4 लिम्स होते हैं। बहुत से एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन हो गया, काऊ हो गया, इनके पास सिर्फ पैर ही होते हैं, 4 पैर होते हैं, यानी 4 लिम्स उनके पास भी होते हैं, 4 लिम्स हमारे पास भी होते हैं। लेकिन हमारे 2 लिम लेग होते हैं और 2 लिम आर्म्स होते हैं, यानी हाथ होते हैं। तो जो पीछे वाले लिम्स होते हैं उसको हिंड लिम्स कहते हैं। तो हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में जो हिंड लिम्स होते हैं यानी पीछे वाले लिम्स या लेग कह सकते हो, उनके जो पैर होते हैं वो किस लिए होते हैं? टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। वो चलने के और पर्चिंग, यानी जैसे डाल वगैरह बैठती है ना, तो पर्चिंग का मतलब बैठना होता है। इस तरह से जो जैसे तार पे या डाल पे जो बैठना होता है उसको पर्चिंग कहते हैं, यानी अपने पंजे के बल पे ऐसे पकड़ के बैठती हैं। तो ये वाला जो है ये हिंड लिम होता है, पैर जो इनका होता है। द बोनी पार्ट ऑफ 4 लिम्स। 4 लिम्स क्या होते हैं? ये वाला हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा, जो हाथ होता है ना, वो आपका 4 लिम्स होता है। तो जो बोनी पार्ट होता है, हड्डी वाला हिस्सा होता है 4 लिम का, आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो एक तरीके का हाथ ही होता है लेकिन मॉडिफाई होकर उसमें कुछ बदलाव होकर ये पंख जैसा बन जाता है। अगर सिर्फ हड्डी देखोगे तो आपको लगेगा ये हाथ जैसा है। जो शोल्डर बोन होती है वो स्ट्रांग होती हैं। ये आपकी जो होती है ये शोल्डर बोन होती हैं, जहाँ से उनका 4 लिम कनेक्टेड रहता है। तो ये स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उड़ने में इनको मदद करनी है ना, पंख बार बार ऊपर नीचे करना है, तो ये मजबूत होंगे, नहीं तो टूट जाएंगी। द ब्रेस्ट बोन्स। ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? ये वाली। आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स फॉर फ्लाइट। तो जो ब्रेस्ट बोन्स होती है ना वो भी मॉडिफाई होती है, उनका शेप दूसरी तरह होता है। जैसे हम ह्यूमंस की अगर बात कर ले तो हमारे जो स्टर्नम होता है, ब्रेस्ट बोन होती है सामने वाली, वो सिलेंडर टाइप की होती है, पतली सी। इनकी फ्लैट सी प्लेट टाइप की होती है, यानी इनके अंदर बदलाव हुआ रहता है। तो इस तरह से जो ब्रेस्ट बोन की होती है ये मदद करती है किसमें? टू होल्ड मसल्स फॉर फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो पंख ऊपर नीचे करने में जो मसल्स यूज होती है उनको होल्ड करने में ये काम आती है। अब फिश की बात कर लेते हैं। एक्टिविटी 8, आपको एक पेपर बोट बनानी है, उसको पानी के अंदर डाल दो एंड पुश इट विद नैरो एंड। जो पतला वाला हिस्सा है, जैसे ये देख रहे हो ना, ए वाले में पीछे से धक्का दे रहा है, ये पतले वाला हिस्सा है। नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, तो पतले वाले हिस्से पे धक्का मारो, उसे मूव कराने की कोशिश करो, पुश करो। क्या वो पानी के अंदर आसानी से चली गई? तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये बोट का नैरो वाला एंड है, ये पतला वाला हिस्सा है, और ये ब्रॉड वाला एंड है, चौड़ा वाला हिस्सा है। तो इसको चलो हम पानी में डालते हैं। अगर मैं इसके पतले वाले हिस्से, नैरो वाले हिस्से से फोर्स लगाऊं, यानी ऐसे अगर फोर्स लगाऊं तो देखो ये तैर जाएगी, और अगर ऐसे करके मैं इसके चौड़े वाले हिस्से से दबाऊं तो ये आसानी से नहीं तैरेगी। देखो रुक गई ना।
ऐसे तैरना आसान है और ब्रॉड वाले साइड से तैरना मुश्किल। तो आप समझ गए कि जब नैरो एंड से पतले वाले हिस्से पे हम पुश करेंगे तो वो आसानी से चली जाएगी। यस, अब बोट को होल्ड करो साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। तो चौड़ा वाला हिस्सा उस तरफ से पुश करो। ये नीचे फिगर में आप देख सकते हो। आर यू एबल टू मूव द बोट? क्या आप बोट को मूव करा पा रहे हो पानी में? जब इस साइड से आप मूव कर रहे हो तो हमने देखा था कि उसके जो ब्रॉड साइड है, चौड़ा वाला हिस्सा है, वहां से जब हम पुश कर रहे हैं तो मूव नहीं कर पा रही है, अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है। क्या आपने नोटिस किया कि जो शेप होता है बोट का वो मछली जैसा होता है? भाई बोट हमारी कैसे थी? इस तरह से थी, यानी बीच से चौड़ी थी और किनारे में वो जाके पतली हो जा रही थी। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर। मछली का जो हेड वाला हिस्सा है और जो टेल वाला हिस्सा है वो पतला होता है, छोटा होता है। देन द मिडिल पोर्शन, यानी मिडिल वाला पोर्शन बड़ा होता है। यहाँ मछली को देख सकते हो, बीच वाला जो हिस्सा है वो बड़ा है और आगे जाके हेड वाले में ये पतला हो जा रहा है, टेल वाले हिस्से में जाके ये पतला हो जा रहा है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ हैंड। टेपर मतलब किनारों पे जाकर कोई चीज़ पतली हो जाती है तो उस शेप को हम टेपर कहते हैं। तो ऐसा शेप होता है कि दोनों जो इसके किनारे हैं, हेड और टेल वाला हिस्सा, वो जाके आगे पतला हो जाता है। ये जो बॉडी का शेप होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड, यानी बीच से मोटा हो और किनारे पे वो पतला हो जाए। इस फिगर में आप देख सकते हो जो ब्लू कलर से बना हुआ है ये स्ट्रीम लाइन शेप है, बीच से चौड़ा है और दोनों किनारों में ये पतला है। इसी तरह से तो मछली होती ना आपकी। अब आप कहोगे इस तरह का शेप होता क्यों है, क्या काम है इसका? तो ये जो शेप है ना वो इस तरह से होता है कि जो वाटर है वो इसके अराउंड आसानी से फ्लो कर सके और अलाउ करे फिश को पानी में मूव करना। अब देखो ये इस तरह का शेप है, अब पानी ऐसे आएगा तो इस शेप की वजह से पानी ऐसे जब यहाँ टकराएगा तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, इसके अराउंड निकल जाएगा, साइड से अपना निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि आगे जाके ये चपटा सा है। अगर इसका शेप मान लो कुछ ऐसे फ्लैट टाइप का होता तब क्या होता मालूम? पानी ऐसे आता और यहाँ से टकरा देता। जैसे मान लो पानी ऐसे बह रहा है, इस साइड ऐसे बह रहा है, तो इसको टक्कर मारेगा तो पीछे की तरफ इसको धक्का देगा, आगे मूव नहीं होने देगा। मान लो सामने से पानी आ रहा है और फ्लैट सी चीज़, चपटी सी चीज़ आगे जाएगी तो पानी इसको धक्का मारेगी, पीछे की तरफ भेजेगा। लेकिन इस वाले शेप के होने की वजह से पानी साइड से निकल जाता है, उसको धक्का नहीं लगा पाता, पीछे नहीं कर पाता। इसीलिए आप देखोगे जैसे रेसिंग कार वगैरह होती है वो आगे से चपटी होती है, एरोप्लेन होती है वो भी देखो आगे से जाके नोक टाइप की निकली होती है, ताकि जब हवा पड़े तो वो धक्का ना दे पीछे की तरफ और साइड से ऊपर नीचे से निकल जाए। तो समझ गए फिश का शेप ऐसा क्यों होता है? इसी शेप की वजह से पानी उसके अगल बगल से निकल जाता है। अब जो स्केलेटन होता है, कंकाल होता है मछली का, वो कवर होता है स्ट्रॉन्ग मसल से। ड्यूरिंग स्विमिंग, जब मछली स्विम करती है, तैरती है, तो क्या होता है जो मसल्स होती है मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो फ्रंट वाले आगे वाले हिस्से की जो मसल्स होती हैं वो कर्व बना लेती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं टू वन साइड, एक साइड कर्व बना लेती हैं, एक साइड मुड़ जाती हैं। एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड, यानी मछली का आगे वाला जो हिस्सा है वो मान लो ऐसे घूम जाती है, ठीक है, ऐसे कर्व बना लेती है, और जो पीछे वाला हिस्सा जिसे मैं ब्लू से बना रहा हूँ वो इस साइड घूम जाती है। तो जो फिश है वो कर्व इस तरह से बनाती है जैसे आपको फिगर 8.24 में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये आगे वाला हिस्सा इस तरफ है और जो टेल वाला हिस्सा है वो ऐसे घूमा है, यानी आगे वाला हिस्सा ऐसे घूमा है और टेल वाला हिस्सा ऐसे घूमा है। दोनों कर्व ही बना रही हैं, मुड़ी ही हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। जो आगे वाला हिस्सा है वो बीच में से राइट की तरफ भाग रहा है और जो पीछे वाला यानी टेल वाला जो हिस्सा है वो बीच में से लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, और फिर क्या होता है अचानक से बहुत जल्दी में जो बॉडी और टेल वाला कर्व था वो चेंज हो जाता है दूसरे साइड, यानी एक झटके में बहुत जल्दी इसके बॉडी वाला हिस्सा ऐसे घूम जाता है और जो टेल वाला हिस्सा है वो ऐसे घूम जाता है, ठीक है, यानी अपना कर्व चेंज कर लिया। जो राइट भाग रहा था वो लेफ्ट भाग गया, लेफ्ट भाग रहा था राइट भाग गया। इसकी वजह से क्या होता है एक जर्क लगता है, झटका लगता है, एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, और जो बॉडी होती है वो आगे की तरफ भागती है। अ सीरीज ऑफ जर्क, सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। तो ये जो एक के बाद एक झटका लगता है उसी की वजह से जो फिश है वो आगे की तरफ बढ़ती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। अब इस आगे बढ़ने में एक और चीज़ मदद करती है, जो टेल में फिन लगी होती है। ये देख सकते हो पीछे टेल में ये इस तरह से जो चीज़ लगी हुई है इसको हम फिन कहते हैं, तो ये भी मदद करती है आगे बढ़ने में। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कैसे ये मूव करती है। यहाँ तो आप कर्व समझ गए कि अभी ऐसे है और ये वाला ऐसे है, फिर ये सीधा होने लगेगी और ये और सीधा होने लगेगी और अचानक से ये ऐसे कर्व हो गया और टेल का ऐसे हो गया। तो अगर सिर्फ टेल वाले पे हम फोकस करें, यहाँ पर टेल देखो और यहाँ पर टेल देखो, इसने टेल को ऐसे मूव कराया होगा तभी जाकर ये इस तरह से पहुंची। तो ऐसे जब मूव कराती है तो होता क्या है कि पानी को धक्का मारती है, पूंछ अपनी लेफ्ट टू राइट ले गई, ठीक है, ऐसे इधर ले गई तो पानी को धक्का मारा। तो जब पानी को धक्का मारेगी तो पानी इसको धक्का मारेगी। जैसे आप एक रबर की बॉल लो और दीवार पे मारो तो क्या होती है, वो दीवार पे चिपक जाती है या वहीं नीचे गिर जाती है, बल्कि वो दीवार पे टकराने के बाद आपको वापस आती है। अब आप सोचो कि हमने तो दीवार की तरफ भेजा था, ये वापस कैसे आ गई?
क्योंकि बॉल ने दीवार को टक्कर मारी तो दीवार ने बॉल को वापस फेंका, यानी उल्टा टक्कर मारी। यही कहानी फिश के साथ भी होती है। जैसे वो टेल है ना, तो टेल से पानी को जब धक्का मारेगी तो पानी उसको धक्का मारेगा तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। इसी तरह से वो लेफ्ट राइट इस तरह से कर्व बनता रहता है और वो पानी को धक्का मार रही होती है और पानी उसको धक्का मार रहा होता है आगे की तरफ। और इस तरह से इस फिगर में देखो आगे की तरफ फिश मूव करती जा रही है। टेल लेफ्ट टू राइट कर रही है, हेड लेफ्ट टू राइट हो रहा है और मूवमेंट हो रहा है। अब फिश के पास दूसरी फिन्स भी होती हैं जो कि उनकी बॉडी में लगी होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे ऊपर लगी हुई है, ये इधर लगी हुई है, ये इधर लगी हुई है। इनका काम क्या होता है? टेल वाली फिंग का तो समझ में आ गया, इधर उधर उसको मूव कराती है, पानी को धक्का मारती है, वो आगे बढ़ती है, वो काम हो गया। बीच में जो लगी होती है बॉडी में, वो किस काम के आती है? विच मेनली हेल्प टू कीप द बॉडी कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ताकि वो बॉडी बैलेंस में रहे, इधर उधर भागे ना। एंड टू कीप द डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में चलती रहे, ऐसा ना हो कि इधर उधर भाग जाए वो स्विम करते टाइम। तो ये बैलेंस का काम करती है और डायरेक्शन में चलती रहे, इसके लिए काम आती है। क्या कभी आपने नोटिस किया कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं ना सिलेंडर वगैरह लगा के, सूट वूट पहन के, वियर द फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन दियर फीट, तो उनकी जो फ्लिपर्स होती हैं पैर में जो पहने होते हैं, देखो फिन की तरीके से होती हैं, टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर। तो ये देख सकते हो ये अपने पैर में ऐसा लंबा सा ये पहना हुआ है, ये फिन जैसा नहीं लग रहा, मछली के फिन से जैसा। तो इसका काम भी उसी तरह से होता है जैसा कि मछलियों में होता है। इनकी मदद से ही आसानी से पानी के अंदर मूव कर पाते हैं। हाउ डू स्नेक मूव, सांप किस तरह से मूव करते हैं? क्या कभी आपने स्नेक को स्लिथर करते हुए देखा, लहरा लहरा के चलते हुए देखा? क्या वो सीधा मूव करता है? तो आमतौर से जो स्नेक होते हैं ना, वो सीधा मूव नहीं करते। ऐसे भी सांप होते हैं जो सीधा, जैसे अर्थवॉर्म मूव करता है ना, उस तरह से मूव करते हैं, लेकिन बहुत कम ही वो सांप है। जनरली वो स्लिथर करते हैं, लेफ्ट राइट इस तरह से वेव बनाते हुए लहरा लहरा के चलते हैं। फिगर 8.25 में देख सकते हो, नीचे आप देख रहे हो ना, इस तरह से घूम घूम के ही जा रहा है। जो स्नेक होता है ना, उनकी एक लॉन्ग बैकबोन होती है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत लंबी सी होती है। तो ये देख सकते हो ये स्नेक का बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो देख रहे हो पूरी ऊपर सर से लेके पूंछ तक पूरा लंबी से रहती है ये, और जो पतली पतली ऐसे बाहर निकली हुई है, यानी बीच वाला हिस्सा ये रीढ़ की हड्डी है, और जो साइड साइड में पतला पतला निकला है वो उसकी रिब्स हैं, पसलियां हैं, जो कि बैकबोन से रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं। दे हैव मैनी थिन मसल्स, इनकी पतली पतली बहुत सारी मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो मसल्स होती है ना, वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, हालांकि एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहती हैं। कैसे कनेक्ट रहती हैं? मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। तो एक इंटर कनेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे का कनेक्शन होता है, जिसके अंदर आपकी जो मसल्स हो गई, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी हो गई, जो रिब्स हो गई, स्किन हो गई, आपस में कनेक्ट रहती है। थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये कनेक्ट रहती है। तो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं, जैसे ये इस तरह से मसल्स हो गई, इधर हो गई, इधर हो गई, ठीक है, ऐसे बीच बीच में रहती है, पूरा ऐसे रहती है ये। तो दो रिब्स के बीच में मसल्स होती हैं। इस तरह से जो रिब्स हैं वो मसल से कनेक्ट है, मसल दूसरी रिब से कनेक्ट है, तो आपस में रिब कनेक्ट हुई मसल से। फिर एक मसल दूसरी मसल के बीच में आपकी ये बैकबोन है, तो बैकबोन की वजह से ही आपस में कनेक्ट है। तो इस तरह से आपस में इंटर कनेक्शन रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। मसल रिब से कनेक्ट है लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड कनेक्ट है, फिर एक मसल बैकबोन से कनेक्ट है और उसी बैकबोन से दूसरे साइड दूसरी मसल कनेक्ट है, तो आपस में मसल्स का कनेक्शन हो गया। फिर ये मसल स्किन से कनेक्ट है, ठीक है, तो आपस में एक इंटर कनेक्शन बन जाता है। अब जो स्नेक की बॉडी होती है ना, वो कर्व होती है इनटू मैनी लूप्स। तो जो कर्व बनता है ना, उसी को हम लूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे कर्व बनना है, मुड़ा है, फिर यहाँ से ये मुड़ा है, यहाँ से ये अंदर मुड़ा है, ये बाहर से मुड़ा है, ये अंदर टाइप मुड़ा है, ये एक बाहर की तरफ मुड़ा है। तो ये सारे जो होते हैं इसको हम लूप्स कहते हैं, जो कर्व बनता है। तो बहुत सारे लूप्स होते हैं। ईच लूप ऑफ स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। तो हर जो लूप होता है वो स्नेक को आगे पुश करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है। कैसे आगे बढ़ाता है? वो ग्राउंड को दबाता है, प्रेस करता है, तो जो ग्राउंड को दबाएगा तो ग्राउंड उसको आगे की तरफ धक्का देगा। वही बॉल वाला एग्जांपल याद रखो कि दीवार पे अगर हम बॉल फेंकेंगे तो बॉल टकरा के हमारे पास वापस आएगी, क्योंकि बॉल ने दीवार को धक्का मारा और दीवार ने बॉल को पीछे की तरफ भेजा। तो इसी तरीके से वो ग्राउंड पे धक्का मारेगा तो ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश करेगा। तो इसी तरह हर लूप के पास वो धक्का देता है और ग्राउंड उसे आगे की तरफ पुश करता है। अब इसकी जो लंबी बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप बनाती है और हर जो लूप होता है वो आगे की तरफ पुश करता है। इसी वजह से जो स्नेक है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा नहीं चलता स्नेक। ये जैसे लहरा लहरा के चलता है ना, जो स्लिथर करता है। अगर वो सीधा चले ना अर्थवॉर्म की तरह, देखो अर्थवॉर्म धीरे धीरे चलता है ना, और स्नेक कितना तेज चलता है, क्योंकि बहुत सारे लूप बनते हैं और हर लूप आगे की तरफ धक्का दे रहा है। तो मान लो ये स्नेक है, वैसे स्नेक है नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो देखो इसमें ऐसे लूप्स बने हुए हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। तो क्या करेगा, लूप को ग्राउंड से फोर्स लगाएगा। जैसे यहाँ पर इसने फिक्स कर लिया और ये ग्राउंड को धक्का मारेगा तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये इसको धक्का मारेगा तो ये वाला लूप धक्का लगेगा इसको, तो ऐसे घूम जाएगा। फिर ये वाला लूप ऐसे घूम जाएगा,
ठीक है, बहुत अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक हल्का सा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे ये जाएगा, कि पुश करेगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ेगा और फिर ये आगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते वो आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी ग्राउंड को धक्का देगा, ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश करेगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने ये चीज़ सीखी कि जो बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, वो मदद करती हैं मूवमेंट में अलग अलग एनिमल्स के। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन दियर सैक्स। तो पहेली और बूझो के पास बहुत सारे सवाल हैं। सैक का मतलब थैली होता है, जैसे थैली में कोई चीज़ रखते हैं ना, उसी तरह से उनके पास बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछने हैं किस बारे में, अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है उससे रिलेटेड इनके बहुत सारे सवाल हैं। सो यू मस्ट बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे आपके पास भी बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको ना मिले होंगे। बजिंग इन योर माइंड्स। बजिंग मतलब गूंजना, यानी दिमाग में आपके बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये कैसे, वो कैसे। तो जैसा कि मैं आपको बीच बीच में बता रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप नहीं समझ पाओगे, जब आगे और चीज़ें आप सीख लोगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसीलिए आपके जो मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना, तो अभी उसको रखो, आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारे सवाल जो अभी आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उनके जवाब अभी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आगे जाके आपको मिलेंगे। अब एक ही बार में सारी चीज़ें सीख जाओ ऐसा तो है नहीं, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखेंगे। तो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर है जिसका नाम एरिस्टोटल है, हिंदी में उसे अरस्तु कहते हैं। उसने अपनी किताब में जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। तो बहुत सारे सवाल जो कि आपके मन में भी हो सकता है उठ रहे हो, वो अपने आप से पूछा उसने। क्या सवाल थे? वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ दीज बॉडी पार्ट हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। तो उसने एक सवाल ये पूछा था कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो जिस तरह बने होते हैं तो ऐसे क्यों बने होते हैं और वो कैसे मदद करते हैं उनकी मूव करने में। What are the similarities and differences in these body parts? What are the similarities and differences in these body parts between the different animals? तो अलग अलग एनिमल्स में वही जो बॉडी पार्ट हैं उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या है। जैसे हमारा लेग हो गया, इंसानों के जो लेग होते हैं वो एनिमल के लेग से अलग हैं, बर्ड्स के लेग से अलग हैं। तो ये जो अलग अलग हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक ही जैसी होंगी। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस है उसी बॉडी पार्ट के अंदर वो क्यों होती है, कैसे होती है, और कितने बॉडी पार्ट की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग एनिमल्स को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। क्यों इंसानों के पास 2 पैर होते हैं और काऊ या बफेलो के पास 4, और बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ लेग्स होते हैं, यानी बहुत सारे लेग्स होते हैं। स्पाइडर की बात कर ले, उसमें 8 लेग्स होते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है? अब जो बेंडिंग होती है हमारे लेग्स में वो अलग क्यों होती है हमारे आर्म से? तो बहुत सारे क्वेश्चन, जिनमें से बहुत से हमने देखे और कुछ के आंसर भी दिए एक्टिविटी के जरिए इस चैप्टर के अंदर। एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स। तो बहुत सारे सवाल थे, कुछ के तो हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए, उसके आंसर दे लिए एक्टिविटी करके, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी इनके जवाब हमको नहीं मिल पाए हैं, वो आगे जब पढ़ेंगे तो उसके आंसर मिलेगा। तो मेन कंटेंट जो इस चैप्टर का था वो तो कंप्लीट हो गया। और एक नीचे छोटा सा पार्ट है योगा वाला, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। योगा फॉर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए योगा करना। तो योगा बहुत ज़्यादा कीमती एक गिफ्ट है ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। प्राचीन भारत की जो परंपरा है उसमें से एक गिफ्ट की तरह से हमको योगा मिला है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। योगा पर्सन को हेल्दी रखता है, ये मदद करता है कि हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो इरेक्ट रहे, सीधी रहे। इनेबलिंग यू टू सिट, यानी स्लैग बनाना कि आप सीधा बैठ सको, एंड नॉट स्लॉच। स्लॉच मतलब झुकना, यानी योगा करने की वजह से आप सीधा बैठने लायक बन जाते हो, वरना बहुत से लोग होते हैं वो थोड़ी देर सीधा नहीं बैठ पाते, झुक जाते हैं वो। मैनी पोस्चर यानी जो आसन होते हैं योगा के अंदर, वो रिक्वायर करते हैं यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, कि अपना वजन खुद उठाओ। उसमें बॉडी के वेट को उठाया जाता है, जिसकी वजह से हेल्प होती है आपके बोन्स में, कि आपकी जो हड्डियां वो स्ट्रांग हो जाती हैं। एंड हेल्प वार्ड ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जहां हड्डियां खोखली होने लगती हैं। तो बहुत से योगा में ऐसे आसन होते हैं जिनको करने की वजह से, जहां पर आप अपने वेट को उठाते हो तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी दूर हो जाती है। ये मदद करती है कि जो जॉइंट वगैरह के अंदर जोड़ों में जो दर्द होते हैं, खासतौर से जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है ना, अरे घुटने में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, तो जोड़ों में जो दर्द होते हैं वो योगा करने से दूर हो जाते हैं। इट ट्यून्स ऑल द मसल्स इन द बॉडी, यानी आपकी जो बॉडी के अंदर मसल्स है ना, उसकी ट्यूनिंग कर देती है, जगा देती है और उसको एक्टिव बना देती है। क्योंकि जब योगा करते हो ना तो बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जो आमतौर से यूज़ नहीं हो पाती। तो कोई चीज़ अगर यूज़ ना हो तो रखे रखे वो खराब होने लगती है। अब योगा करने की वजह से वो सारी मसल्स भी आपकी यूज़ होने लगती हैं, तो वो एक तरह से एक्टिव हो जाती हैं। ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और हमको और अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। बहुत से योगा के पोस्चर, बहुत से आसन ऐसे होते हैं जिनको परफॉर्म करना चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड पर्सन। कोई ट्रेंड पर्सन हो जो अच्छे से योगा जानता हो, उसी के सुपरविजन में ही आपको उन आसन को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नेट में देख लिया और अपने से करने लगे, क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं अगर वो सही से ना करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कोई एक्सपर्ट हो, कोई ट्रेंड पर्सन हो, उसी के सामने आपको वो चीज़ करना है, जैसा वो बताया उसी हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ अगर देखो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।
तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।